February March 2026 पेपर 1 वेरिएंट 2 सवा घंटे का पेपर है। लेट्स स्टार्ट द पेपर। अच्छा जी, इट्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1 किलोमीटर टू 1 नैनोमीटर। देखो भाई, किलो का मतलब होता है 10⁻3। सही है, तो किलो का मतलब होता है 10⁻3 मीटर डिवाइडेड बाई नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर। मीटर से मीटर तुम कैंसिल कर दो, -9 को ऊपर ले जाओ तो ये 10⁻3 प्लस 9 यानी ये 10⁻12 हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर होगा। What could reduce the systematic error? Systematic error में तीन बातें आती हैं: incorrectly designed procedures, faulty apparatus और mishandling, यानी आप उस एक्सपेरिमेंटल जो इक्विपमेंट है यानी apparatus है उसको सही से हैंडल नहीं करते हो। ये तीन बातें आती हैं। अब देखते हैं क्या होता है। एवरेजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, इससे सिस्टमैटिक नहीं रैंडम एरर रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर से रिड्यूस नहीं हो सकता। केयरफुल कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यस इससे पॉसिबल है क्योंकि कैलिब्रेशन जो है वो इंस्ट्रूमेंट के फॉल्टी होने से लिंक करता है। अगर आप केयरफुल कैलिब्रेशन करेंगे तो वो फॉल्टी नहीं होगा। रिड्यूसिंग द सैंपल साइज, इससे कोई लिंक नहीं पड़ता। ठीक है, उससे अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो सकती है। रिपीटिंग मेजरमेंट्स नहीं। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, a student measures the current and the potential difference for a resistor in a circuit। ये करंट है, ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि V है। The measurements are used to calculate the resistance of the resistor. What is the percentage uncertainty in calculated resistance? So R की वैल्यू हो गई भाई V अपॉन I। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा R की वैल्यू को। R हो गया 50, R की वैल्यू क्या आ गई, ये 500 डिवाइडेड बाई 50, तो R की वैल्यू हो गई 10। अब डेसिमल कर लीजिएगा, वो R की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी पूछ रहा है, आप कर दें आगे 10.00, मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हमने निकालना है, तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। ठीक है, होल मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। सो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी निकालनी है, तो उसके लिए आप ये करोगे, ये होगी डेल्टा आई, ये होगा डेल्टा वी। सो डेल्टा वी के लिए 0.1 मिली वोल्ट में है तो मिली में ही रखो। अच्छा, एक गलती हमने और की है जो कि नहीं है बेसिकली, एक चीज फिर से समझ लेना। ठीक है, जो मैं दोबारा बता रहा हूँ। अब आप में से ये लोग सोच, अक्सर स्टूडेंट सोचेंगे कि सर आपने यहाँ पर कन्वर्ट क्यों नहीं किया, यानी ये है मिली वोल्ट, ये है मिली एम्पियर, इसलिए नहीं किया कि भाई मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट आंसर ये 10 ओम्स में ही देगा, इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, अच्छा अब आए आगे डेल्टा वी अपॉन वी, तो यहाँ पर ये 0.1, तो मैं 0.1 मिली वोल्ट में ही रख रहा हूँ। नीचे 500 है, वो भी मिली में आएगा, इसलिए जरूरत नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा आई की वैल्यू 0.01 मिली एम्पेयर डिवाइड बाई एम्पेयर में 50 आएगा। ठीक है, होल मल्टीप्लाई बाई आप 100 कर दीजिए। ठीक है, अच्छा होल मल्टीप्लाई बाई 100 करें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी, तो आए इसको करते हैं। सो ये होगा 0.1 अपॉन 500, ठीक है, प्लस 0.01 अपॉन 50, ठीक है, होल मल्टीप्लाई बाई 100, सो दैट वुड बी 0.04, 0.04%, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। ग्राफ्स कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मोशन, graphs can be used to represent the motion of an object. Which relationship between a quantity of a motion and a property of a graph is correct? Acceleration is the area under velocity time graph. नहीं, velocity time graph का area displacement देता है तो A incorrect हो गया। Acceleration is the gradient of the velocity time graph. तो velocity time graph का gradient आपको acceleration देता है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप बनाना चाहें तो बना के आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर ये आपका सपोज दैट कि ये आपका टाइम हो गया, किसी भी यूनिट में कर लीजिए, ये आपकी वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकंड में। अगर मैं इस ग्राफ का ग्रेडियंट ऐसे लूं निकालूं, सो इस ग्राफ के ग्रेडियंट निकालते हुए ये दो पॉइंट्स ले लीजिए, तो ये राइज है, राइज जो है वो डेल्टा वी देगा, और ये रन है, रन डेल्टा टी देगा। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी मुझे एक्सेलेरेशन देगा। इस हिसाब से ए बी का जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? अब आते हैं द वाटर सरफेस इन अ डीप वेल इज 78 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द वेल। अ पर्सन एट द टॉप ऑफ द वेल ड्रॉप्स अ हैवी स्टोन डाउन द वेल। अच्छा, सीन कुछ यूं है कि एक कुआं है, ठीक है, उस कुएं की जो भी लेंथ है, ठीक है, उसके टॉप पे एक पर्सन खड़ा हुआ है,
और उस कुएं की जो लेंथ है यानी उसकी जो हाइट है वो 78 मीटर है। ठीक है, ऐसे अ पर्सन एट द टॉप ऑफ द वेल ड्रॉप्स अ हैवी स्टोन, उसने पत्थर को ड्रॉप किया। ठीक है, ठीक है, पत्थर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, और वो नीचे आके गिरेगा। जैसे ही वो नीचे आके गिरेगा, यू नो दैट, जैसे ही वो नीचे आके गिरेगा यहाँ से नीचे वो ऑब्वियसली पानी है। ठीक है, तो उससे आवाज आएगी और वो जो भी आवाज होगी वो रिफ्लेक्ट करके ऊपर जाएगी। वो कह रहा है, अब सवाल, ये क्वेश्चन समझ लो बेटा क्या है। ठीक है, ठीक है, तो नीचे आएगा स्टोन, आवाज जाएगी ऊपर। अब सुनो, the speed of the sound in air is 330 meter per second. What is the time interval between the person dropping the stone? Dropping the stone. जब उसने ड्रॉप किया यहाँ से लेकर नीचे तक आने, and hearing it hitting the water, और पानी से टकराकर आवाज सुनने तक का टाइम कितना होगा टोटल। ठीक है, वो कह रहा है उसका इंटरवल कितना है। तो पहले जाते वक्त इंटरवल निकालो, स्टोन कितनी देर में गिरा और आवाज कितनी देर में आई, इन दोनों का टाइम निकालो, दोनों के इंटरवल निकालो, दोनों को ऐड करो, टोटल इंटरवल आ जाएगा। सिंपल इज दैट। सो इसका नाम कुछ भी रख दो भाई, इसका नाम रख दो T1, इसका नाम रख दो T2। सो टोटल टाइम जो है दैट वुड बी T1 प्लस T2। T1 जो है स्टोन का गिरने का, T2 साउंड के ऊपर आने का। सो स्टोन के गिरने के लिए आप फार्मूला लगा सकते हो, H इज इक्वल टू हाफ H इज इक्वल टू UT प्लस का हाफ ऑफ GT स्क्वायर। आपको पता है हाइट यहाँ से नीचे जा रही है, तो आप चाहो तो -78 रख दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 रख दो, प्लस का 1/2 है -9.81 रखो, और मल्टीप्लाई इसको T1 कर दो, T स्क्वायर को T1 का स्क्वायर कर दो। तो सॉल्व करो, ये वैल्यू आती है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 78 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.81 हो जाएगा, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.98। सो T1 की वैल्यू आ रही है 3.98, so that would be 3.98 प्लस। अब T2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? T2 क्या है, नीचे से आवाज ऊपर जाएगी, तो उसका अगर आपने टाइम निकालना है T2, तो T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस है 78 और आवाज की जो रफ्तार है, स्पीड ऑफ द साउंड, दैट इज 330। सो इफ यू डिवाइड 78 by 330, you will get 0.236, so 0.236। so if you add into 3.98 plus 0.236, you will get 4.216 यानी 4.216 यानी 4.22। क्लियर? सो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात आप लोग को? क्लियर है? आगे चलते हैं। A toy car moves in a straight line. The car shows the variation with time of the displacement of the car from initial position. ठीक है, अच्छा, वो कह रहा है कि student investigate whether the forces acting on the car in equilibrium at 4 different times, T1, T2, T3 and T4, at which times are the forces acting on the car इन इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम पर है, मतलब कौन कौन से टाइम पे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में, यानी रिजल्टेंट फोर्स 0 है एक तरीके से। ठीक है, सो पहले तो देखें ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इधर गाड़ी रुकी हुई है, यहाँ गाड़ी रुकी है, गाड़ी की स्पीड 0 है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और क्या हो सकता है, यहाँ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लीनियर है, तो यहाँ पर भी उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी यानी उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। कैसे पता लगा एक्सेलरेशन 0 है? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, कैसे पता लगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो लीनियर है। अब आइए ऊपर, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर अगेन आपकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 है और वेलोसिटी भी 0 है, गाड़ी रुक गई। उसके बाद यहाँ पर है, इस वाले पोर्शन पे है, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगेन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, टूवर्ड्स आ रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वहां पे 0 है। ठीक है, टेक्निकली देखा जाए सो इधर भी एक्सेलरेशन 0 है फर्स्ट में, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, यानी हर जगह पे एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, इसका मतलब ये कि जब एक्सेलरेशन 0 है, सो यू नो दैट कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इज इक्वल टू ma होती है, तो मास इनटू 0 इज इक्वल टू 0, तो रिजल्टेंट फोर्स 0, यानी कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम के अंदर है, सारी फोर्सेस बैलेंस है। तो इसका मतलब इधर भी फोर्सेस बैलेंस है, इधर भी इक्विलिब्रियम है, इधर भी इक्विलिब्रियम है, इधर भी इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज ए, T1, T2, T3 एंड T4। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है ये। नेक्स्ट है, a car travels anti-clockwise along the horizontal circular road of the radius 12 meter as shown. The car takes a time of 4.0 seconds to move from position P to Q.
कार जो है वो P से लेकर Q तक जा रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पे। ये टॉप इमेज है, टॉप व्यू है। वो कह रहा है क्या, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द जर्नी फ्रॉम P टू Q। P से लेकर Q तक जब गाड़ी पहुंची तो उसकी उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट कह लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो देखो भाई, इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है, फाइनल पोजीशन ये, तो इन दोनों के दरमियान अगर तुम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये होगा। क्लियर है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से नहीं आएगा, ये होगा, ठीक है, टेक्निकली बात कर रहे हैं, या यूं समझो कि एक सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब टेक्निकली मैं वैसे ही बता देता हूँ भाई, अगर आप में थोड़ी सी मैथमेटिक्स अच्छी है और अगर आपने सर्किल थ्योरम सही से पढ़े, तो अगर ये 12 है, ठीक है, और ये भी 12 मीटर है, आरी बस मोड 12 मीटर है, ये भी 12 मीटर है, तो दिस वुड बी 12 √2। आ रही बात समझ में, ये हो जाएगा 12 √2। अब कैसे, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और उसको उन दोनों को ऐड करें तो 144 प्लस 144 करें, ठीक है, तो 144 प्लस 144 तो मेरे ख्याल में ये 288 समथिंग होगा, फिर उसका स्क्वायर रूट लें तो 12 √2 ही बनता है, ठीक है, करके देख लीजिएगा आप, 45 डिग्री का ट्राइंगल है। सो ऊपर आ जाएगा आपका 12 √2, ठीक है, डिवाइडेड बाई, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको टोटल टाइम चाहिए, और टाइम उसने कितना बताया, 4 सेकंड बताया, ये 4 सेकंड। मजे की बात, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मुझे अच्छे से याद है। 4 1 4, ठीक है, 4 3 तो दिस वुड बी 3 √2। अब सुनते जाइए, 3 इंटू √2 बराबर होता है 1.414 के। अब आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर में, तो ये 4.24 बनता है, ठीक है, दिस वुड बी 4 पॉइंट, ठीक है, 4.24, तो 4.2 जो है वो ए करेक्ट आंसर बनता है। क्लियर है, टू सिग्निफिकेंट फिगर में। A person is suspended from a roof vertically below a helicopter. The helicopter and the person are stationary above the ground. ठीक है, दोनों स्टेशनरी है। Which force which force forms a Newton's third law force pair with the weight of the person? सुनना, इस पर्सन के वेट के साथ कौन सा न्यूटन थर्ड लॉ बना रही है, कौन सी फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ बना रही है भाई। अगर ये इसका वेट है, लेट से, ठीक है, ये इसका वेट है, वेट किस चीज को शो कर रहा है, वेट है कि अर्थ पुल कर रही है इस पर्सन को टुवर्ड्स इट्स सेंटर, तो इसका पेयर ये होगा कि ये पर्सन पुल करेगा अर्थ को टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है, वो फोर्स बनाएगी। आओ जरा देखते हैं, पर्सन पुल करेगा अर्थ को, याद रखना, टेंशन वेंशन की कोई बात नहीं आएगी, ठीक है। द फोर्स ऑफ द टेंशन इन द रोप ऑन द पर्सन, नहीं, ये इसकी पेयर फोर्स नहीं बनेगी, ठीक है, पेयर फोर्स वही बनेगी, सेम नेचर की होती है, और अर्थ के सेंटर से होगी, और ये पर्सन जो है वो अर्थ को पुल करेगा अपने सेंटर की तरफ। द फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट ऑन द पर्सन, नहीं, द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन ऑन द अर्थ, ये बनेगी, ठीक है, ये है जो नीचे से आ रही है, नेगेटिव डब्ल्यू कर लो। द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन ऑन द हेलीकॉप्टर, नो, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, टू स्मॉल moving particles collide. After collision, the particles move in different directions. What is essential for the total momentum to be conserved in collision? भाई, मोमेंटम कंजर्व होने के लिए तो कुछ एसेंशियल नहीं है, सिवाय इसके कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है, इससे इंपैक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, उसकी बात नहीं हो रही है। कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी तो टोटल मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। आरी बनी के इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, द टोटल मोमेंट आपने पढ़ा हुआ भी है, इधर देख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ये पढ़ा है ना। सो अगर ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाए तो इस केस के अंदर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0, तो डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम 0, या इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। सो इसका ए करेक्ट आंसर बनता है। आगे पढ़े, नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलिजन, ठीक है, जरूरी नहीं है। द कोलिजन इज इनइलास्टिक, जरूरी नहीं है। द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। तो ए इसका करेक्ट आंसर बन सकता है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, ठीक है, फाइन। ब्लॉक, क्वेश्चन नंबर 10, block 1 of mass 3 kg, 3.0 kg is on a horizontal frictionless table. A rope with negligible mass is attached to the block. The rope
passes over a frictionless pulley. Block 2 of the mass 1.0 kg is suspended from the other end of the rope as shown. तो दो ऑब्जेक्ट लटके में, द ब्लॉक एक्सेलरेट, द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल इज g, द यूनिट ऑफ द g is in meter per second square and the tension of the rope has a unit of Newton. What is the tension in the rope in terms of g? टेंशन की वैल्यू निकालें। अगर किसी को फार्मूला याद है तो फार्मूले से कर लें, अदरवाइज भाई हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम इक्वेशन बनाएं। आइए, ठीक है। सो ब्लॉक टू का मास जो है वो 1 kg है, कह रहा है ना। ब्लॉक 1 का मास जो है वो 3 kg है, इसका मास 3 kg है, इसका मास 2 kg है, ठीक है। सो दोनों की अलग अलग इक्वेशंस बनेंगी, इसकी अलग बनेगी, इसकी अलग बनेगी। यू नो दैट कि इस वाले ब्लॉक के अंदर वेट इज ग्रेटर देन टेंशन, ठीक है। इसमें वेट टेंशन से ज्यादा है। तो ऊपर वाली जो हमारी इक्वेशन बनेगी ना, इधर जो टेंशन बनेगी, टेंशन की डायरेक्शन इधर होगी और यही रिजल्टेंट फोर्स होगी। तो ऊपर टेंशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स विच इज इक्वल टू ma, which is equals to 3 times, which is equals to 3 times a, because we don't know about acceleration, so t is equals to 3a. ये इक्वेशन बन जाती है आपकी, क्लियर। क्योंकि ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस स्टेबल है, तो जो फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पे अपोजिंग फोर्स नहीं है, ठीक है, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो टेंशन ही आपकी रिजल्टेंट फोर्स होगी। तो टेंशन ही को रिजल्टेंट कर दिया, उसी को ma कर दिया, उसी को 3a कर दिया, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन, सो द वेट इज ग्रेटर देन टेंशन, ठीक है। मास ऑफ द ब्लॉक इज 1 kg एंड वेट इज ग्रेटर देन टेंशन, एज्यूम दैट, ठीक है। अब एज्यूम करने से ये हो जाएगा वेट माइनस टेंशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स विच इज ma एंड विच इज इक्वल टू 1a, क्लियर। सो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1g माइनस टी इज इक्वल टू 1a। ये वाली इक्वेशन बनाने की हमें जरूरत नहीं थी, सॉरी इसकी तो जरूरत थी हमें, इसको इधर ही छोड़ देता है। अब 1g है, ये 1a है, तो नीचे वाली पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो दैट वुड बिकम 3g माइनस का 3t इज इक्वल टू 3a। अभी जो 3a हो गया, तो इस 3a की जगह ऊपर से t उठा के रख दे दो, ठीक है। सो अब ये कर लेते हैं, जब करेंगे तो दिस वुड बी 3g माइनस का 3t इज इक्वल टू t, तो ये वहां जाके ये 4t हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स g, और फाइनली t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4g। So this would be 3/4. The mass of an object can be determined by its relationship to other physical quantities. 3 relationships are shown. पहला रिलेशनशिप है रिजल्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। इससे तो चलो हमेशा आपका मास ही आएगा, चलो ये बात सही है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स से वो कह रहा है कि मास आएगा, ठीक है, ये बात है। लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अच्छा, एक में प्रॉब्लम है, मैं जरा आपको बताता हूँ, ठीक है। लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय वेलोसिटी, तो लीनियर मोमेंटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ये भी आपको मास देगा। लास्ट है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमेशा मास नहीं देगा आपको, मतलब हमेशा ये आपको मास ना दे, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन बोला है। वो सिचुएशन जहां पे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, जैसे फ्री फॉल के अंदर जहां पे एयर रेजिस्टेंस वगैरह होता है, तो वहां देखो रिजल्टेंट फोर्स जो होती है वो बराबर होती है ma के, और लेट्स से कि वो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो वेट माइनस, ठीक है, ड्रैग फोर्स के इक्वल है। आ रही बात समझ में, क्लियर। अगर मैं इस एक्सेलरेशन को वहां ले जाके डिवाइड करा दूं, सही है, यानी ma, ठीक है, इज इक्वल टू w माइनस डी, बोथ साइड अगर मैं एक्सेलरेशन से डिवाइड करा, बोथ साइड अगर मैं सपोज करो एक्सेलरेशन से डिवाइड करा दूं, ठीक है, एक्सेलरेशन से, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, से यहाँ तो फिर a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो आपका मास बचेगा। यहाँ पे w अपॉन a अलग कर दें और यहाँ पर भी आप ड्रैग अपॉन, ठीक है, ड्रैग अपॉन a कर दो, तो आप मुझे बताओ क्या ये w अपॉन a का रेशियो मास देगा आपको? नहीं देगा, इस वक्त नहीं देगा। तो इसका मतलब हर सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती कि जिसमें वेट और एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो जो है वो आपको मास है। ये तब हो सकता है जब आपकी ड्रैग फोर्स जीरो, यानी मैं ड्रैग फोर्स को जीरो कर दूं, अब
ये रेशियो आपको मास देगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका ए और जी आपस में इक्वल हो जाएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस वक्त ये आपको देगा जब ड्रैग फोर्स 0 हो जाएगी। क्लियर है? तो इस हिसाब से 3 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, सिर्फ 1 और 2 चलेगा। 1 और 2 के हिसाब से बी है। ये ऑलवेज आपको देगा, हमेशा ये आपको जो है वो मास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो उठा कर देगा। इज दैट क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं। द बास्केट इज स्लाइडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है कि एक ब्लॉक इस पे गिर रहा है 2m। ठीक है, अच्छा इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वो वर्टिकल कंपोनेंट अलग लेते हैं, हॉरिजॉन्टल अलग लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही लेना। बताता हूँ क्यों। द मास ऑफ द बास्केट इज m, a block of mass 2m falls vertically into the basket. The block and the basket then moves together with the same initial horizontal speed v. ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल स्पीड v. व्हाट इज v? v की वैल्यू क्या है? सो देखें, आपने हॉरिजॉन्टली लगाना है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे? देखो, ठीक है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखना, वर्टिकली नहीं। इनको मिला के भी सिस्टम ले ले तो भी सवाल हॉरिजॉन्टल पे होगा, क्योंकि इनिशियली इसका मोशन वर्टिकल एक्सिस पर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर नहीं है। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टली फॉर्मूला क्या है? ठीक है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो चूंकि इनिशियली इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस पर है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है। तो चूंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम ले रहे हैं तो u1 इसकी 0 हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल जा रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए। ठीक है, इसका जो मास है ये है m2, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। क्लियर? आ रही बात समझ? उसके बाद आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, यानी आफ्टर ये इसमें जब गिर जाएगा तो गिरने के बाद जब ये आगे जाएगा तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएंगी और दोनों के मासेस आपस में ऐड हो जाएंगे। सो मैं इसमें ये कर लेता हूँ m1 प्लस m2 और इसमें से v को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v है। सही है, और इनको जीरो कर देते हैं। तो अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराइए। ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u1 0 है। ठीक है, तो u1 को जीरो कर देते हैं इधर, और अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं। तो m2 क्या हो जाएगा? m2 m होगा मल्टीप्लाई बाई 30, कोई कन्वर्जन नहीं कर रहा, सेंटीमीटर पर सेकंड में ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। सो ये हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू m1 कितना है? m1 है 2m प्लस m2 कितना है? m2 है m होल मल्टीप्लाई बाई v। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जरा ऐड करें, तो दिस वुड बिकम 3m इंटू v। ये हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाई 30। फाइनली m से एक m कैंसिल, 3 1 जा 3 3 10 जा। सो ये v की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ए करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। टू चिल्ड्रन आर बैलेंस हॉरिजॉन्टली इन इक्विलिब्रियम ऑन अ प्लैंक। ये चाइल्ड एक्स है, 20 kg मास है, और वो कह रहा है कि चाइल्ड वाई है वो 15 kg मास है, और प्लैंक का मास जो है वो 7 kg है। द प्लैंक इज हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्म। यहाँ बोला हुआ प्लैंक इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब अगर प्लैंक 3 मीटर का है तो 1.5 मीटर पे उसका वेट है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1.5 पर है। ठीक है, उसका मास 7 kg है, लेंथ 3 है। देयर इज अ पिवट एट द मिड पॉइंट ऑफ द प्लैंक। चाइल्ड x has a mass of 20 kg and is a distance x from the pivot. Child y has a mass of 15 kg and is distance y from the pivot. What is the ratio of x upon y? x upon y का रेशियो पूछ रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले आप यहाँ से क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालो और एंटी क्लॉकवाइज निकालो, दोनों को बैलेंस करो। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसका वेट। अच्छा, वेट कैसे लिखेंगे हम? मैं यहाँ पे बना देता हूँ। वेट लिखने का तरीका ये, शॉर्ट में लिखे आप, ये मास है mg कर दें, सो 20 इसके साथ g कर दीजिए। ये ग्राम नहीं है, 9.81 वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कह लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो इसका भी जाहिर अपना वेट है। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ भाई। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15, और उसके साथ ये आएगी g की वैल्यू, ये इसका वेट हो गया। क्लियर? सो अब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन
के लिए जाएंगे तो इसका वेट इनटू ये डिस्टेंस x, सो ये हो जाएगा 20g मल्टीप्लाई बाई x, x कितना है ये। उसके बाद राइट साइड पर आएंगे, ठीक है, तो राइट साइड पर आएंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, 15g मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस कितना है, ये है y। सो आपसे उसने कहा है कि जनाब x अपॉन y का रेशियो निकालें, तो x अपॉन y का रेशियो हो जाएगा 15/20 और ये g अपॉन g हो जाएगा। सो आप g से g कैंसिल करिए, ठीक है, और 5 3 से 15 करिए, 5 4 से 20, तो 3/4 का रेशियो आएगा, 0.75 सी करेक्ट आंसर है। अच्छा, अब जबानी भी किया जा सकता था भाई, इन दोनों का मास सब कुछ सेम है, ठीक है, सिर्फ अब डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। पिवट भी जो है वो बिल्कुल सेंटर पे लगा हुआ है, यानी वेट वाला मोमेंट गया, ठीक है। सो ये 20 है और ये 15 है, यानी डायरेक्ट रेशियो कैंसिल करो, 5 3 जा 5 4 जा, जो इसका 4:3 का है तो इनका रेशियो 3:4 का होगा। इनके डिस्टेंस का मोमेंट आर्म्स का रेशियो उसका रेसिप्रोकल होगा, 3:4 होगा। तो ये 3 और ये 4 होना चाहिए, तो 3:4 एक्स अपॉन वाई का रेशियो उसका उलट होना चाहिए। इस जबानी भी हो सकता था, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपने जबानी नहीं करना, कुछ गलती कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप परफॉर्म करिएगा, एक एक नंबर कीमती है, ठीक है। आगे चलें। द डायग्राम शोज द टू वेज ऑफ द हैंगिंग द सेम पिक्चर। अच्छा जी, इन बोथ द केसेस, ठीक है, a string is attached to the same points on the picture and looped symmetrically over a nail in a wall. The forces are shown. The forces shown are those that act on the nail. The weight of the string is negligible. In diagram 1, the string loop is shorter than the diagram 2. Which information about the magnitude of the forces is correct? पहली बात तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, पहले तो ये समझिएगा कि जो वेट है ना दोनों सूरतों के अंदर वो इक्वल है, ठीक है। मैं इधर बना रहा हूँ ऐसे करके, दोनों सूरतों के अंदर वेट इक्वल है, क्योंकि वेट तो चेंज नहीं होगा ना यार, इसके अंदर भी जो वेट है, यानी चाहे वो R1 हो वो भी वेट के बराबर है, चाहे वो R2 हो वो भी वेट के बराबर है। तो वर्टिकल अगर कंपोनेंट्स देखूं, सो R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू वेट, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो C और D दोनों कट जाएंगे और A और B में से एक आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों, आ रही बात समझ, ठीक है। अब जरा चलते हैं आगे, ठीक है। अब इधर देखो, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके दो हॉरिजॉन्टल हैं, इस टेंशन के दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। तो एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है। ये T1x है, ये भी T1x है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चों, समझ आ गई, ठीक है। अब इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो कैसे होंगे, इसके वर्टिकल कंपोनेंट कुछ इधर होंगे, ठीक है। तो मैं जूम करके बना रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, ठीक है बच्चों, ठीक है। और ये इनका कोई भी नाम रखिए, ये T1y है, ये भी T1y। डाउनवर्ड पॉजिटिव कर लो, अपवर्ड नेगेटिव कर लो, इट्स ओके फाइन, ठीक है। तो ये T1y, तो ये T1y और T1y ये दोनों ऐड होके वेट को बैलेंस कर रहे हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई सबके। जी। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं उसी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बना के दिखाता हूँ, ठीक है भाई। ये अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मैं कोई वैल्यू रख के भी आप इसको कर सकते हो समझाने के लिए। अगर मैं कोई वैल्यू रख दूं, ठीक है, कोई भी आप वैल्यू रख दो, लेट्स से कि टेंशन जो है वो 10 न्यूटन की है, ठीक है। पहले ये एंगल कम था, सपोज दैट 10 cos 30 डिग्री था, ठीक है। cos 30 इज इक्वल टू sin 60 0.86 होता है, तो ये 8.6 आ जाएगा, ठीक है, 8.6 न्यूटन। अब मैंने ये कर दिया 45 डिग्री का एंगल, समझाने के लिए कह रहा हूँ। सो अब 10 cos 45 डिग्री करेंगे, तो cos 45 0.707 होता है, तो ये 7.07 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब पहले एंगल जब कम था, ये वाला एंगल कम था, तो 8.66 वैल्यू थी। अब एंगल ज्यादा है ये, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू श्रिंक कर जाएगी। ये वैल्यू डाल के मैंने आपको बताया, ठीक है, ठीक है। सो इसका मतलब है ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी वैल्यू श्रिंक कर जाएगी, छोटी हो जाएगी। आ रही बात समझ में, इधर भी हो जाएगी छोटी, और जाहिर सी बात है इधर भी ये वैल्यू छोटी हो जाएगी।
ठीक है। सी दोनों वैल्यूज जो है वो छोटी हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब t1x छोटा हो जाएगा, अच्छा, और ये t2x बनेगा, इसका नाम चेंज करके हम कर देते हैं t2x। तो t2x, t2x, सो ऑब्वियस सी बात है जो t2x है इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, t1x की वैल्यू बड़ी होगी। तो जब जाहिर सी बात है t1x की वैल्यू बड़ी होगी तो अंडरस्टूड है कि t1 की वैल्यू भी बड़ी होगी। t2x की वैल्यू छोटी है तो जाहिर सी बात है t2 की वैल्यू भी छोटी छोटी होगी। अब आप में से किसी ने नहीं पूछा सर इसका वर्टिकल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट वही रहेगा क्योंकि वेट सेम है, यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट छोटा था ये इतना ही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात, वो उतना ही रहेगा, वो वेट को बैलेंस करने के लिए सिर्फ फर्क पड़ेगा टी की वैल्यू पे, t2 की वैल्यू पे। इज दैट क्लियर? समझे नहीं समझे बात बेटे? तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि t1 इज ग्रेटर देन t2। ठीक है, ये पहले ज्यादा था और अब ये कम है, तो इस हिसाब से इसका आंसर बनता है बी। क्लियर है बेटा? आ रही बात समझ? ठीक, आगे चलते हैं। द डायग्राम शोज 4 मेटल सिलेंडर inside a container of water. Which cylinder has the greatest pressure on its top surface? वो सारे मेटल एक ही मटेरियल के होंगे ना भाई, फॉर 4 मेटल सबमर्ज। अब उसने नहीं बताया अलग अलग है कि एक है, बट वी आर अज्यूमिंग कि सेम मेटल है और वैसे भी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता सेम हो या ना हो, बस ये देखना है कि ग्रेटेस्ट प्रेशर कहाँ होगा। तो ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट प्रेशर वहां होगा जब डेप्थ सबसे ज्यादा है। सी करेक्ट आंसर है। 3 सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पी क्यू एन आर, क्यूब है, क्यूबॉइड है, एंड सिलेंडर आर है। ठीक है, तो P जो है वो क्यूब है, क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल का जो है वो फेस होता है, 3D वर्जन होता है, और सिलेंडर आपके सामने है। द डायमेंशंस एंड द masses of the objects are given in terms of length x and mass m. Which object has the same density? वो कह रहा है इन तीन में से किन दो ऑब्जेक्ट की या तीनों ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सेम है। आइए सबसे पहले डेंसिटी इसकी देखते हैं, तो वो मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास इसका ये रहा, वॉल्यूम के लिए x, x और x तीनों को मल्टीप्लाई कर दे लेंथ ब्रेथ हाइट को, सो ये x क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे डेंसिटी करें तो यहाँ पे मास है 4m, और अगर मैं लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई करूं तो x है, 2x है और x है, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। सॉल्व करें, 2 1 2, 2 2 4, तो 2m अपॉन x क्यूब हो जाएगा। थर्ड वन पे आइए, तो यहाँ पर भी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपनी जगह और वॉल्यूम की जगह हम क्या करेंगे, वॉल्यूम की जगह सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। सही है, तो पाई अपनी जगह, आर, अच्छा आर क्या है, आर भी एक्स है इसका, चलो आर भी इसका एक्स हो गया, आर और उस पर स्क्वायर कर देते हैं, और एच जो है वो एक्स पाई पाई है, तो ये एक्स बाई पाई है। क्लियर है? अब जरा इसको सॉल्व करें तो ये मास डिवाइडेड बाई, आप देखो तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया और नीचे आएगा एक्स क्यूब। सही है, तो मास अपॉन एक्स क्यूब और ये भी मास अपॉन एक्स क्यूब, इसका मतलब है कि पी और आर की वैल्यू सेम है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलो। A small ball is projected into air from horizontal ground. The diagram shows part of the path of the ball. ठीक है, अब क्या कह रहा है, the ball leaves the ground at point x with a kinetic energy of 8.0 जूल। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो बॉल की थी वो कितनी थी, इस पॉइंट के ऊपर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बॉल की थी 8.0 जूल। अच्छा, अ शॉर्ट टाइम लेटर द बॉल इज एट पॉइंट y, और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है, वो है 3.5 जूल। पॉइंट y is at a vertical height of 8.8 मीटर above the ground। ठीक है, ये डेल्टा एच कर लो। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, यानी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज जीरो। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? आपको अपवर्ड मोशन का मैंने कुछ करवाया था, याद करो। सो वो था कि अगर गाइडेड मोशन है आप तरह से, ये तो अनगाइडेड मोशन है, बॉल फेंकी है, तो गाइडेड मोशन में एक फॉर्मूला करवाया था, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इफ यू रिमेंबर। याद है बच्चों? तो ये मैंने करवाया था। अब सबसे पहले तो इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन तो वैसे ही जीरो हो जाना है क्योंकि उसने फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल करार दिया है, तो एफ जीरो हो जाएगा। क्योंकि अनगाइडेड मोशन है तो ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा, बताया था ना, कोई थ्रस्ट वगैरह नहीं है इंजन की। अब बचेगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। एक बढ़ेगी दूसरी कम होगी, तो दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव, और यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब इधर देखते हैं, इधर देख लेते हैं। सो बल्कि नेगेटिव साइन इधर ही रखते हैं, बाद में इसको यूटिलाइज करेंगे हम।
ठीक है, नेगेटिव साइन इधर ही रखते हैं, ठीक है। अब कैसे यूटिलाइज करेंगे अभी बताता हूँ। तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, फाइनल कितनी है 3.5 जूल, इनिशियल कितनी है, इनिशियल है 8.0 जूल, क्लियर। और यहाँ पे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, mgh होती है तो m कितना दिया हुआ है, मास निकालना है, इंटू 9.81 इंटू डेल्टा एच, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एच की वैल्यू है 8.8, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करें, सो 8 माइनस 3.5, 4.5 divided by 8.8 divided by 9.81, so that would be 0.05, ठीक है, 0.0521 052 मीटर, तो सॉरी केजी, ठीक है, 0.052 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। सॉल्व कर लीजिएगा, m की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो दिस वुड बी 0.052 kg, क्लियर। आगे, a boat requires a power p to move still water, moves in still water with a constant velocity, ठीक है, constant velocity, there is a drag force f acting on the boat, what is the velocity of the boat, ठीक है। सो भाई पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। सो अगर मुझे यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है तो p अपॉन f हो जाएगा, सिंपल, सी इज करेक्ट आंसर, लंबी करने की जरूरत ही नहीं है। When a speed of an object is increased from 10 to 20 meter per second, its kinetic energy increases by e. What is the increase in kinetic energy of the object when its speed increases from 70 to 80 meter per second? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो देखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। और इन ये है कहानी, ठीक है। अब अगर मैं हाफ m कॉमन ले लूं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है, ये होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब इस इक्वेशन को मैं यूटिलाइज करूंगा, तो देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, केस नंबर 1 को देखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है E, यानी के ई की जगह पे उसने दिया हुआ है E, और हाफ m को उड़ा दीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बना दूंगा, ठीक है, इसकी जगह पे, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये हो गया v, ये हो गया u फाइनल, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। मैं डिवाइड करके भी कर सकता हूँ, बट आई थिंक ये शॉर्टकट है। So 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 400 minus 100 300. So this would be 300. So E is directly proportional to 300. अब बनाएंगे हम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में हम ये वाली कंडीशन सब्स्टिट्यूट कराएंगे। सो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि E is directly proportional to 80 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, जी E is directly proportional to 80 का स्क्वायर बनता है 6400 और 70 का स्क्वायर बनता है 4900, डिफरेंस लेने पे 1500 आता है, सो दिस वुड बी 1500, सही है भाई। अब आप जरा इसको देखिए और आप नीचे वाले को देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। इस एक्सप्रेशन को देखिए, नीचे वाले को देखिए, अब आप इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए, ठीक है। वो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, what is the increase in kinetic energy of the object when its speed increases from 70 to 80 मीटर पर सेकेंड। तो जब 300 था, 300 तो एनर्जी हमारी ई थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब वो 1500 हो गई तो अब एनर्जी कितनी होगी भाई, ये 300 से जब 1500 किया तो कितना टाइम्स बढ़ा, 5 टाइम्स, तो 3 5 जब 15 होता है तो लेफ्ट साइड पे भी 5 लगा दो, सो दिस वुड बी 5e, 5e हो जाएगा, बैलेंस कर लो, सी इसका करेक्ट आंसर है। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, क्लियर है। दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कराओ, दोनों एक्सप्रेशन में तुम्हें समझ में आ जाएगा, सिंपल रिलेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन वो कर रहा है, इसको उठाकर मैं, ठीक है, इसको इधर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, ट्रेन सप्लाई अ कोल, ट्रेन सप्लाई कोल टू अ पावर स्टेशन, ठीक है, द टेबल शोज द क्वांटिटी डिस्क्राइबिंग द ऑपरेशन ऑफ द पावर स्टेशन, ठीक है। अच्छा जी, ये पावर स्टेशन एवरेज आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेन पर डे गिवन है, मास ऑफ द कोल ऑन अ ट्रेन गिवन है, एनर्जी फ्रॉम 1 kg ऑफ कोल दिया हुआ है, नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 डे गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है यूजफुल, ठीक है, यूजफुल
एनर्जी कह लो या यूजफुल एनर्जी कह लो, चलो ठीक है, वैसे पावर में भी हो सकता है ये, एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 को छोड़ दो क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। आ रही बात समझ में? जीरो से दोबारा से बता रहा हूँ। सबसे पहले तो तुम ये लेना, ये चेक करना पड़ेगा कि 1 kg कोयले से एनर्जी कितनी मिल रही है, तो दैट इज 1 kg कोयले से ये मिल रही है, ई मिल रही है, तो ई तुम्हारा इनपुट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद तुम्हें ये देखना पड़ेगा एक ट्रेन के अंदर टोटल कितना केजी है, तो वो ये एम है, ठीक है, ये हो गया। अब ये रखोगे तुम। अच्छा, अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेन कितनी आ रही है, तो भाई साहब वो आ रही है एन, एक दिन के अंदर। क्लियर है? सो ई एम एन ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो देखते ही पता चल रहा है ये ए करेक्ट आंसर है इसका, देखते ही पता चल रहा है। न्यूमरेटर में देखते हैं। अब आउटपुट पे क्या है, ठीक है, पावर स्टेशन एवरेज आउटपुट वो पी है, और तीसरा क्या है, नंबर ऑफ सेकंड इन वन डे। अगर तुम पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो एनर्जी आती है, और ये कौन सी एनर्जी है, आउटपुट एनर्जी है। सो ऊपर लिखेंगे पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इन सेकंड, सो सेकंड से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो इस हिसाब से भाई ये ए करेक्ट आंसर ही बन रहा है। क्लियर है? सो ऊपर वाली एनर्जी आपकी यूजफुल आउटपुट है, और नीचे वाली एनर्जी टोटल इनपुट है। आगे आगे, which descriptions of the object undergoing elastic and plastic deformations are correct? ठीक है, सो देख लेते हैं कौन कौन सा है। ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज परमानेंटली डिफॉर्म, नहीं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन वाला कभी भी परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होता, इट इज नॉट परमानेंटली डिफॉर्म। तो ए और सी क्या? ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज नॉट परमानेंटली डिफॉर्म, ऐसा नहीं है। इज परमानेंटली डिफॉर्म, बिल्कुल सही है। तो ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज नॉट परमानेंटली डिफॉर्म, तो ये तो क्या, ठीक है, तो ये भी क्या, इस परमानेंटली डिफॉर्म, सी भी नहीं है ऑब्वियसली, तो अल्टीमेटली डी का करेक्ट आंसर है। क्यों? जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन में होता है, ठीक है, वो परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होता, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में होता है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। A force F extends a length L of the uniform wire by extension E. The wire has a diameter D and Obe's law. What is the Young's modulus of the material? Young's modulus of the material मैं वाई से लिखता हूँ, आप चाहें तो कैपिटल ई से लिख लें, तो वो यंग्स मॉडुलस हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस बराबर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन के लिए आप क्या करेंगे, स्ट्रेन के लिए आप करें, फिलहाल तो ये करें ई अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऐसे कर लें। सो ये हो जाएगा एफ एल अपॉन ई ए हो जाएगा। क्लियर? अब फोर्स अपनी जगह, लेंथ अपनी जगह, ई अपनी जगह, एरिया की जगह पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 कर लें, ठीक है, क्योंकि आप पाई आर स्क्वायर होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, आर की जगह डी बाई 2 को होल स्क्वायर करें तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, 4 ऊपर जाएगा, दिस वुड बिकम 4 एफ एल अपॉन अपॉन पाई डी स्क्वायर टाइम्स ई। क्लियर? 4 एफ एल अपॉन पाई डी स्क्वायर टाइम्स ई, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। क्लियर है? आए आगे। An 8.00 Newton weight is attached to a lower end of a spring which is fixed at its upper end. The weight is initially held at rest at position X, and the spring is unstretched. The weight is then released and falls to position Y, which is 4.00 centimeter below X. The weight oscillates and then eventually comes to rest at position O, which is 2.00 centimeter below X. ठीक है? How much energy is lost from the system? इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते कितनी एनर्जी उसने लॉस की? तो भाई इस पोजीशन पे था, जब उसको छोड़ा वो नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके कहीं ना कहीं रेस्ट में आया, रेस्ट में आया तो इस पोजीशन पे आया। तो मैं इसका कंपैरिजन इससे करूंगा ध्यान से, बीच में इसको देखूंगा भी नहीं। सो लेकर यहां से लेकर यहां तक आते आते इतना स्ट्रेच हुआ, जितना स्ट्रेच हुआ यानी जितना ये नीचे गया, जाहिर सी बात है उतनी हाइट नीचे हुई, जितनी हाइट नीचे हुई इतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई। मैं वही कैलकुलेट कर लूं, मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा। सही है? सो यहां से यहां तक आते हुए, नीचे आते हुए जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसने लूज की है वही रिजल्ट देगा। सो देखो यहां से लेकर आते आते change in gravitational potential energy is equals to mgh. So mg यानी वेट की वैल्यू गिवन है 8.00 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 2.00 into 10 to the power -2, that would be 0.16 जूल। सी करेक्ट आंसर है।
Next, an electromagnetic wave has a frequency of 3.3 into 10 to the power 14 hertz. Which principal region of the electromagnetic spectrum is this wave? अच्छा, मैं वेवलेंथ से पहचानता हूं तो मुझे वेवलेंथ का आइडिया, तो मैं वेवलेंथ निकाल लेता हूं। आप फ्रीक्वेंसी से पहचानते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट कर ले। तो ये हो जाएगा सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो ये सी कितना है? 3 इंटू 10⁸8। ठीक है, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर ऑन वैक्यूम ऑलमोस्ट इतनी ही है, थोड़ा फर्क आता है 2.9 समथिंग का। सो 3.3 टाइम्स 10⁻14 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाई 3.3 एक्सपोनेंट 14। सो ये आएगा 9.09 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, यानी तकरीबन आएगा ये 909 नैनोमीटर। 909.9 कर लो यार, 0.09 नैनोमीटर, यानी तकरीबन 9010 नैनोमीटर। अभी जो 9010 मीटर है ये इंफ्रारेड से ज्यादा है, ये रेड कलर से ज्यादा है। राइट, जो हमारा विजिबल रीजन होता है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है, ये 700 से ज्यादा है। तो ये विजिबल नहीं हो सकता, अल्ट्रावायलेट नहीं हो सकता, एक्सरे नहीं हो सकता, तो सिंपल ये इंफ्रारेड है। सीधी बात समझ में आई, क्योंकि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर विजिबल रेंज है, 700 वाली रेड होती है। इससे बड़ी वेवलेंथ आपकी जाहिर है जो बचा वो इंफ्रारेड है, उसी पे जाएगा। Next, a wave on a stretched string causes a particle on a string to vibrate. The diagram shows the part of the string at one instant P, Q, R. और ये कौन सी वेव है? A wave on a stretched string है। P, Q and R are the particles on the string. Which statement about the two particles and the wave is correct? अब ये जो stretched string है भाई, ये भी पॉसिबल है कि ये आपकी प्रोग्रेसिव हो, ये भी पॉसिबल है कि ये स्टैंडिंग वेव हो। अगर ये प्रोग्रेसिव वेव है, ध्यान से सुनो, तो ये ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, और ऑब्वियसली ये स्टेशनरी है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा होगा, ये वाला, ये सारे पॉइंट्स ऊपर जा रहे होंगे, ये सारे पॉइंट्स ऊपर जा रहे होंगे, ये सारे पॉइंट्स ऊपर जा रहे होंगे। अगर ये यूं जा रही है लेट्स से, और ये सारे पॉइंट्स नीचे की तरफ आ रहे होंगे, ध्यान देना, अगर ये प्रोग्रेसिव वेव है। और अगर तो ये स्टैंडिंग वेव है तो क्या होगा? ठीक है, स्टैंडिंग वेव होगी तो एक बात याद रखना, ठीक है, स्टैंडिंग वेव में क्या कहानी होगी वो भी बता देता हूं। ठीक है, स्टैंडिंग वेव के अंदर ये सारे पॉइंट्स जो है वो नीचे की तरफ आ रहे होंगे, और ये सारे पॉइंट्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। क्लियर है? इनका फेज डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो स्टैंडिंग वेव में Q और R का फेज डिफरेंस 180 है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर ये प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है, सो Q एंड R दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, फेज डिफरेंस 180 नहीं होगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ठीक है, अब जरा देख लेते हैं इसको। ठीक, वो कह रहा है which statement about the two particles and the wave is correct? If it is a progressive wave, particle P and Q vibrates with a phase difference of 90 degree. गलत। If it is a stationary wave, ठीक है, the particles P and Q vibrate with a phase difference of 90 degree. गलत, अभी मैंने अभी बताया। If it is a progressive wave, the particles Q and R vibrates with a phase difference of 180 degree. No, ठीक है, अगर प्रोग्रेसिव वेव है तो ये 180 नहीं है, ये समवेयर जो है वो कहीं से, ये हाफ साइकिल 90 से थोड़ा ज्यादा है, 180 से कम है। देखने से ही पता चल रहा है, नहीं, गलत। If it is stationary wave, the particles Q and R vibrates with a phase difference of 180 degree. Yes, D correct answer है, इसका भी बताया मैंने। What describes the displacement of the particle on a wave? A distance in a specified direction of the particle from its equilibrium position. Yes, बिल्कुल, A correct answer है। दूसरा क्या कह रहा है? The distance moved in a specified direction by the particles per unit time speed बन जाता है। The maximum distance of the particle from its equilibrium position, ये होती है amplitude, ये भी नहीं है। The product of speed of the wave and time, v into t, क्या देगा भाई? क्या देता है? डिस्टेंस देगा। ये तो डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, सही है, ये भी गलत हो गया। क्लियर है? तो एक ही है, डिस्टेंस इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, वेक्टर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, a beam of vertically polarized light, intensity I naught, is incident normally in a polarizing filter. The transmission axis of the filter is at an angle of 60 degree to the vertical. The transmitted light beam is then incident normally on a second polarizing filter. The transmission axis of the second filter is perpendicular to the vertical as shown. The intensity of the light beam
that emerges from the second filter is IT. What is the ratio of IT to I नॉट? भाईजान यहाँ पर जो आ रही है वो I नॉट है, बीच में जो निकल रही है इंटेंसिटी उसका नाम रख दो I1, और जो बाहर निकल रही है इसका नाम रख दो IT। क्लियर? अब लाइट वेव लेट सपोज इधर आ रही है वर्टिकली पोलराइज लाइट है, उसने बोला है वर्टिकली पोलराइज लाइट, ठीक है। अब वो कह रहा है ये वर्टिकली पोलराइज लाइट है, ओके फाइन। अब ये जो वर्टिकली पोलराइज लाइट इधर से आगे जाएगी, ठीक है, इधर से आगे जाएगी, इधर पहुंचेगी, तो इसका सिर्फ वही कंपोनेंट जो है वो गुजर सकेगा जो इस एक्सिस पर, मतलब इसका सिर्फ इस एक्सिस वाला ही, ये इस एक्सिस वाला ही ट्रांसमिशन एक्सिस जो कि रोटेट कर गया 60 डिग्री पर, सिर्फ वही वाला कंपोनेंट जो है वो गुजर सकेगा, यानी इस वर्टिकली पोलराइज लाइट का ये इंक्लाइन कंपोनेंट ही गुजर पाएगा इसमें से। तो इस इंक्लाइन कंपोनेंट की जो इंटेंसिटी है इसको हमने I1 का नाम दे दिया। क्लियर है? अब जरा सुनो, अब ये फर्दर जब आगे जाएगा इधर से पास करेगा तो इसका सिर्फ वही कंपोनेंट पास करेगा जो हॉरिजॉन्टल होगा। सही है, बात समझ में आ गई? सिर्फ वही कंपोनेंट पास करेगा जो कि हॉरिजॉन्टल होगा, और वो कंपोनेंट होगा IT। सो देखो होगा क्या कि अगर तुम्हें IT और I नॉट का रेशियो निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड द रेशियो ऑफ IT टू I नॉट, IT टू I नॉट, IT टू I नॉट, तो तुम चेन रूल लगा दो, सिंपल चेन रूल से भी कर सकते हो, डायरेक्ट कॉस स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे लगेगा, क्या होगा। ठीक है, अच्छा लगाने से पहले एक चीज समझ लेना, ठीक है, यहाँ पर जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो ये रहा, ठीक है, और वर्टिकली उसका एंगल 60 डिग्री बन रहा है। अब यहां तक ये जो लाइट ऐसे, ये जो इंक्लाइन पोलराइज लाइट है, ये जब इधर पहुंचेगी तो अब ट्रांसमिशन एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो गया है, ट्रांसमिशन एक्सिस अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब यहां से एंगल देखोगे तुम, तो जब तुम नीचे से एंगल देखोगे तो ऊपर से 60 था, तो इधर से क्या होगा 30 डिग्री, तो ये 30 याद रखना, एंगल हमेशा ट्रांसमिशन एक्सिस से मेजर होता है। ठीक है, सो अब IT अपॉन I नॉट इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ठीक है, आ रही बात समझ में? सो ये हो जाएगा IT अपॉन I1 मल्टीप्लाई बाई I1 अपॉन I नॉट। क्लियर है? ये रिलेशन बनेगा तुम्हारा। ठीक है, सो अब ये IT अपॉन I1 यानी IT अपॉन I1 का जो रेशियो है उसमें जो कॉस स्क्वायर लगाओगे, मलूज लॉ आपको पता है, तो इसमें आप लगाओगे, आपको पता है I इज इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। सो अगर मैं I अपॉन I नॉट करता हूं तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आता है। सो मेरा यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर लगेगा और इसकी जगह पर भी कॉस स्क्वायर लगेगा, दोनों जगह। सवाल है कि यहाँ पर एंगल कौन सा होगा, यहाँ एंगल कौन सा होगा, यहाँ पे 30 होगा और दूसरे वाले पे आपका जो है वो 60 डिग्री। सो यहाँ आप 30 डिग्री लगाओगे, यहाँ आप 60 डिग्री लगाओगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन खैर cos 30 जो होता है sin 60 होता है, जो कि √3/2 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, cos 30 है, स्क्वायर कर लो। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर 60 है, सो cos स्क्वायर 60 जो है वो sin 30 के बराबर है, जो कि 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर लो। सो ये 3 × 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, सो 3 इंटू, तो ये भी 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 16, 3/16। तो ये जो रेशियो बनेगा ये 0.1875 कुछ बनता है, जो कि राउंड ऑफ करके 0.19 आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, a car is driving along a straight road while emitting a sound of the constant frequency of a constant frequency. There is a stationary observer at each location x, y and z. From x to y the car accelerates. यहाँ पर कार की स्पीड मुसलसल बढ़ रही है, याद रखना, यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट अप टू अ हाई स्पीड, और यहां से लेकर यहाँ z तक, फ्रॉम y to z द कार कंटिन्यूज एट दिस कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, ये स्पीड कांस्टेंट तो है, लेकिन ये हाई कांस्टेंट स्पीड है, हाई भी है और कांस्टेंट भी है, स्पीड बहुत हाई है और कांस्टेंट है। अब वो क्या कह रहा है, which observer will hear the highest frequency of sound and what is the position of the car when this frequency is heard by the observer. पहला ऑब्जर्वर x, अगर ऑब्जर्वर x पे खड़ा है तो गाड़ी तो दूर जा रही है, तो उसको कैसे, किस तरह से जो फ्रीक्वेंसी हाई सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी तो लो सुनाई देगी, तो ए तो गया। दूसरा है कि अगर वो y पे खड़ा हुआ है, ठीक है,
अगर वो चलो वाई पे खड़ा हुआ है तो गाड़ी आ रही है, स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड बढ़ रही है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। डॉपलर्स इफेक्ट याद रखिए दिमाग में, ठीक है, रिलेटिव स्पीड बढ़ेगी तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ये ज्यादा सुनेगा, फ्रीक्वेंसी मुसलसल बढ़ती चली जाएगी, जबकि वो कह रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे, तो फ्रीक्वेंसी तो मुसलसल बढ़ रही होगी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी हाईएस्ट तक पहुंची नहीं है। अगर यहाँ खड़ा हुआ, इस जगह पे खड़ा हुआ तो हाईएस्ट नहीं पहुंची, इंक्रीज हो रही है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। अच्छा जी, तीसरा देखें कि वाई पे ही खड़ा हुआ है, वो वाई पे ही खड़ा हुआ है, ठीक है, और पहले गाड़ी की पोजीशन एक्स और वाई पे थी, यानी गाड़ी यूं आ रही थी, अब गाड़ी की पोजीशन वाई और जेड पे, यानी गाड़ी कहीं इधर आगे जा चुकी है। तो जब आगे जा चुकी है और आगे दूर जा रही है तो कैसे जो है वो आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर वो पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है और गाड़ी यहाँ वाई और जेड के दरमियान इधर कहीं मौजूद है और गाड़ी उसकी तरफ आ रही है और अब वो कांस्टेंट स्पीड पे पहुंच चुकी है, हाईएस्ट कांस्टेंट स्पीड पे पहुंच चुकी है, तो फ्रीक्वेंसी भी हाईएस्ट कांस्टेंट वैल्यू पे जाएगी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, वो भी हाईएस्ट कांस्टेंट वैल्यू पे जाएगी, तो इसका मतलब है डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। इस डायग्राम शो द स्टेशनरी वेव ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, विच डायग्राम इज करेक्टली लेबल। अच्छा भाई, वो कह रहा है कि कौन सी डायग्राम करेक्टली लेबल है, तो ये एंटी नोड नहीं है, ये नोड तो है लेकिन ये वेवलेंथ नहीं है, ठीक है, ये एंटी नोड नहीं है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, और ये पूरा वेवलेंथ है, तो डी करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये हाफ वेवलेंथ होता है, ये हाफ होता है, और नोड्स वो होते हैं जहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, एंटी नोड वो जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो देख भी सकते हैं ना आप, देख सकते हैं ना। Two coherent electromagnetic waves are traveling in a vacuum. The two waves meet at a point. At this point, the two waves have different intensities. Which statement? ठीक है, वो कह रहा है कि at this point कि the two waves have different intensity. Coherent waves हैं और दोनों की intensity different है। कह रहा है कि which statement about the wave is incorrect? Same intensity, हाँ, जब intensity different है तो हमें पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट होगा, इस हिसाब से बी करेक्ट है, ठीक है, वो कह रहा है ना सेम एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड जो है वो सेम नहीं होगा, इनकरेक्ट है, तो बी सही ऑप्शन है। द लेजर लाइट ऑफ द सिंगल फ्रीक्वेंसी मोनोक्रोमेटिक लाइट है इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद 5 एक्सपोनेंट 5 लाइंस पर मीटर, ये 1/d की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। A diffraction pattern is formed on a flat screen which is parallel to the grating, ठीक है, the screen is a distance of 33.5 centimeter from grating capital D, ठीक है, the distance between the two first order intensity maxima is 15.0 centimeter। बहुत अच्छा सवाल है, what is the wavelength, क्या मतलब भाई, ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पे वो ग्रेटिंग रखा हुआ है। अब वो क्या कह रहे हैं कि यहां से दोनों के, ये तो इसका हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, सेंट्रल लाइन हो गई, और यहां से ये इसका फर्स्ट ऑर्डर यहां बनेगा, इसका फर्स्ट ऑर्डर यहां बनेगा, और एक और इसका फर्स्ट ऑर्डर यहां बनेगा, ठीक है, ये दोनों इसके फर्स्ट ऑर्डर है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ये ग्रेटिंग एलिमेंट है, और ये इसकी स्क्रीन है, सो ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 0। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर का है। वो कह रहा है कि भाई ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस, ठीक है, सो ये पूरा डिस्टेंस कह रहा है 15 सेंटीमीटर है, तो भाई इसका आधा 7.5 होगा, खत्म, ठीक है। और क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेवलेंथ। अब देखो वेवलेंथ के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, तुम्हें वेवलेंथ चाहिए, ठीक है। अब वेवलेंथ कैसे निकालें, देखो वेवलेंथ निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एन चाहिए, एन की वैल्यू 1 है, तुम्हें डी चाहिए, चलो यहाँ से हम डी निकाल लें, नहीं है तो थीटा नहीं है, तो थीटा निकालो। सबसे पहले थीटा कैसे निकालेंगे, ये है थीटा, तो यहाँ पे थीटा रखो टेंजेंट ऑफ थीटा, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू है और ये डिस्टेंस भी है जो कि गिवन है, ये डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है कितनी, d इज इक्वल टू 33.5 सेंटीमीटर और ये 7.5 सेंटीमीटर, सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 7.5 डिवाइड बाई 33.5, सो जरा करो टेंजेंट इनवर्स 30, टेंजेंट इनवर्स 7.5 डिवाइड बाई 33.5, दैट वुड बी
12.61 डिग्री, बाद में राउंड 62 डिग्री कर लो उसको, ठीक है, 62 डिग्री बाद में राउंड ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है, सबसे एंड में। अब इधर आइए, अब यहाँ पर आपको ये थीटा रखना है और ये एन रखना है, सब रखना है। अब डी की वैल्यू है, तो ये डी की जगह 1/d की, ये 1/d की वैल्यू, तो डी का इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो डी की वैल्यू हो जाएगी 1/5, ठीक है, इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 12.62 डिग्री, ये 1 इंटू लैम्डा। सॉल्व कर लीजिए प्लीज। 5, सो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4.369 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। राउंड ऑफ करें तो 436.9 नैनोमीटर, यानी 437 नैनोमीटर। ए इसका करेक्ट आंसर बनता है। क्लियर है भाई? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बनता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। विच ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन विद करंट आई ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी। सो पोटेंशियल डिफरेंस वाले का जो ग्राफ है भाई, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आप देखिए, ये ग्राफ जो है कर्व होता है हमेशा वोल्टेज की तरफ। क्यों? क्योंकि ये इसका ग्रेडियंट है। सो ये जब करंट बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है, तो इसका ग्रेडियंट इस जगह पर इंक्रीज होगा, उसका ग्रेडियंट जो है वो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस भी इसकी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। इस हिसाब से इसका बी आंसर है। सवाल है सर ये किसका है? ये फिर थर्मिस्टर का होगा, उसमें जैसे जैसे करंट बढ़ता है उसके साथ साथ उसका जो ग्रेडियंट है वो डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही होती है। क्लियर है? ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि फिलामेंट लैम्प की बात कर रहा है, ठीक है। आइए इधर आगे, वो कह रहा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंपोनेंट। पोटेंशियल डिफरेंस द एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज। ये हो सकता है द एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, नहीं, ये पावर होता है। द पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट करंट, पावर अपॉन आई वोल्टेज होता है, लेकिन डेफिनेशन नहीं है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस जो है, ये तो V की वैल्यू है, ठीक है, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन वही है, द एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। कंडक्टिंग, क्वेश्चन नंबर 34, a conducting putty is a substance that conducts electricity and can be molded into various shapes. A cuboid made from this putty has a length L and width X. The distance between square faces of the cuboid is 15 ohms. Zabardast. Some more putty is molded into a cylinder that has length L by 2. अच्छा भाई, एक कोई सिलेंडर है भाई, सिर्फ समझाने के लिए, उसकी जो लेंथ है वो L by 2, इसका हाफ है, कुछ इस तरह का है। उसकी लेंथ जो है वो कह रहा है कि L by 2 है, उसकी रेजिस्टेंस भी वही है 15 ओम्स। चलो मुबारक हो, ये भी है। और क्या कह रहा है कि रेडियस पूछ रहा है, इसका रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। आओ देखते हैं भाई, जब दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, L सेम है, और क्या दिया हुआ है इसके अलावा, और कुछ भी नहीं दिया हुआ। चलो सॉल्व करते हैं। रेडियस को एक्स के टर्म्स में लाना है। सो आपको पता होना चाहिए कि दोनों 15 ओम्स के हैं, तो दोनों 15 ओम्स के हैं, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड है और ये आपका सिलेंडर है, तो ये चूंकि दोनों सेम मटेरियल के हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम मटेरियल है, लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी रो L अपॉन एरिया होगा, इधर भी रो L अपॉन एरिया। लेकिन क्यूबॉइड के अंदर जो एरिया होगा ना, वो ये वाला फेस देखें, इस फेस की बात कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ जो एरिया होगा, उस एरिया में आप एरिया की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। आ रही बात समझ में? और इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर जो एरिया होगा वो ये सर्कुलर फेस का होगा, जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। सो मैं यहाँ लिखूंगा पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर की जो लेंथ है वो L by 2 है। सो मैं यहाँ से उसको भी हटाकर क्या करूंगा, L by 2, ठीक है। ये मैंने कर दिया, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल, L से L कैंसिल, और क्या कैंसिल, और कुछ भी नहीं कैंसिल। स्क्वायर उधर, आर स्क्वायर इधर चला गया, एक्स स्क्वायर इधर चला गया, अपॉन 2 पाई इधर आ गया। क्लियर है? ये होगा। अब उसके बाद स्क्वायर रूट लें बोथ साइड पे, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 पाई, x अपॉन 2 पाई, x बाहर डिवाइड बाई अंडर रूट 2 पाई। 20 का करेक्ट आंसर है। क्लियर? x अपॉन अंडर रूट 2 पाई। Each of Kirchhoff's law is linked with the conservation of a
फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट लॉ चार्ज से लिंक करता है, सेकंड लॉ एनर्जी से करता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। वही पूछ रहा है विच कंसेप्ट फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज्ड इन डेरिवेशन ऑफ द किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। क्लियर? तो फर्स्ट लॉ में चार्ज है, सेकंड लॉ में एनर्जी है, सी करेक्ट आंसर है। ईच आइडेंटिकल रेजिस्टर, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ईच आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन। एमीटर A1 रीड्स 1.5 एम्पियर। ये एमीटर 1 है ना, ये 1.5 एम्पियर रीड कर रहा है। व्हाट इज द रीडिंग ऑन A2? A2 की रीडिंग क्या है? अब सुनो भाई, जो रीडिंग यहाँ पर आ रही है ना, इसकी रेजिस्टेंस को मान लो R है, इसकी R, सारे आइडेंटिकल लगे हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज देखूं तो 1.5 R हो जाएगा। तो जो वोल्टेज इधर है वही वोल्टेज इधर होना चाहिए, सही है टेक्निकली। सो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस है 2R, ठीक है। कितनी रेजिस्टेंस है यहाँ पे? 2R, इसको और इसको मिला के। अब सुनो, अगर वोल्टेज दोनों का सेम रखना है तो रेशियो समझना। यहाँ पर वोल्टेज है 1.5R, ठीक है, यानी एक रेजिस्टर है और करंट है 1.5 एम्पियर। यहाँ दो रेजिस्टर है, यानी ट्वाइस कर दिए रेजिस्टेंस को, तो करंट आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, वोल्टेज सेम रखने के लिए। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिख भी सकता है, ठीक है। वोल्टेज दोनों जगह बराबर कर दो, एक जगह 1.5 इंटू R होगा, तो उस दूसरी जगह पे जो भी करंट है वो X मल्टीप्लाई बाई 2R होगा। अब अगर R से R कैंसिल करो, 2 को वहां जाके डिवाइड करो, तो X की वैल्यू 0.75 आती है, जो कि मेरी बात बिल्कुल ठीक थी कि यहाँ पे करंट इस वाली ब्रांच में 0.75 एम्पियर होगा, उसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो समझ लो, तो यहाँ पे 1.5 एम्पियर है, यहाँ पे करंट हाफ होगा, हाफ का मतलब है 0.75 एम्पियर। तो अब करंट यहाँ से आ रहा है पीछे से, तो 0.75 और 1.5 जब ऐड करो तो यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ जो आ रहा है बैटरी से जो निकल रहा है वो 2.25 एम्पियर बन रहा है। इसको यानी इस वाले करंट को और इस वाले करंट को ऐड करने पे तो टोटल करंट है वो 1.5 प्लस 0.75 इज इक्वल टू 2.25 एम्पियर बन रहा है। क्लियर है? इसका मतलब है कि पीछे से आ रहा है 2.25 एम्पियर का करंट। अब सुनो, अब वो टूट रहा है, यहाँ इधर से करंट आ रहा है 2.25 एम्पियर का करंट, और वो दो हिस्सों में बट रहा है, दो रेजिस्टर्स यहाँ लगे हुए, 3 रेजिस्टर्स यहाँ लगे हुए, ठीक है। अब कहानी है कि जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां करंट कम होता है, जहां रेजिस्टेंस कम होती है वहां पे करंट ज्यादा होता है। अब ये 2.25 को रेशियो में तोड़ो, ये 3 रेजिस्टर्स हैं और यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स हैं, तो मुझे तो इसकी रीडिंग चाहिए। तो इसकी रीडिंग के लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर इस वाले से गुजरने वाली, यानी इस वाली ब्रांच से गुजरने वाला जो करंट है, ठीक है, वो मुझे पता करना है। तो जब इस वाली ब्रांच से गुजरने वाला करंट पता करना है तो मैं ये वाला रेशियो इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि यहाँ जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है करंट का रेशियो उसका क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि वोल्टेज सेम रखना है, ठीक है। आप करके देख लें, V1 इक्वल्स टू V2, इसको V1 कर लें, इसको V2 कर लें। सो V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? V इज इक्वल्स टू IR, I1 R1, I2 R2। सो I1 अपॉन R1 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, सही है, इधर आएगा I2। क्लियर? सो I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो करंट का रेशियो होगा रेजिस्टेंस का रेशियो उसका रेसिप्रोकल होगा, और जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा करंट का रेशियो उसका रेसिप्रोकल होगा। सो मैं इसमें इस वाले रेशियो को इस्तेमाल करूंगा। कैसे करूंगा? 2.25 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 2 ये रही, 3 ये रही, टोटल 5 हो गई, तो मैं इसको 5 से डिवाइड कराऊंगा। तो 2.25 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो ये आएगा 0.45 एम्पियर, ठीक है। तो ये तो 0.45 एम्पियर आ रहा है ना, वो 5 हिस्से हैं, यानी 0.45 एम्पियर, 0.45 एम्पियर, 0.45 एम्पियर, 0.45 एम्पियर, 0.45 एम्पियर के 5 हिस्से हो गए, यानी इस करंट के आने वाले करंट के 5 हिस्से कर दिए। 3 हिस्सा कहाँ जाएगा? आपको लग रहा है ना 3 हिस्सा यहाँ जाएगा, नहीं, 3 हिस्सा वहां से जाएगा जी। करंट के 3 हिस्से, करंट के 3 टुकड़े, तीन हिस्से, 3 पार्ट्स करंट के जो है वो यहां से पास करेंगे,
वो यहाँ से जाएंगे क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। बोर्डिंग के लिए जब आप जाते हो, जो काउंटर खाली होता है उधर जाना प्रेफर करते हो, यहाँ पर भी जहाँ रेजिस्टेंस कम है करंट वहीं से फॉलो करेगा। तो 0.45 इंटू 3 कर दें, ठीक है, या तीनों को ऐड कर लें तो ये 1 पॉइंट मेरे ख्याल में 35 एम्पियर बनेगा। सी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है, इन तीनों को ऐड कर लें यहाँ से, ठीक है। A battery of EMF 6.0 volt and negligible internal resistance is connected in series with a resistor of 6 ohm and a variable resistor of resistance from 0 to 4 ohms. A voltmeter is connected across a variable resistor. The resistance of the variable resistor is changed. अच्छा, what is the range of the voltmeter? भाईजान, इस वेरिएबल रेजिस्टर की रेंज दी हुई है 0 से 4 ohms. पहले 0 ohms पे वोल्टमीटर की रीडिंग निकालो, फिर 4 रख के वोल्टमीटर की रीडिंग निकालो, रेंज खुद ही पता चल जाएगी तुम्हें। यानी इसकी मिनिमम रेजिस्टेंस पे वोल्टमीटर की रीडिंग निकालो और इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे वोल्टमीटर की रीडिंग निकालो, ठीक है। अच्छा भाई, जब इसको बुलाकर इसको इग्नोर करके जब 0 ohms लूंगा तो वोल्टमीटर की रीडिंग भी 0 आएगी, ठीक है। अच्छा, जिस वक्त मैं इस 0 को बुला के 4 ohms पे रीडिंग लूंगा तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या आएगी? वोल्टमीटर की रीडिंग को Vx कर दो, तो Vx निकालना है, सो 4 ohms को ऊपर रखो, यानी जिस पे वोल्टेज निकालना होता है उस रेजिस्टेंस को सीरीज के अंदर ऊपर रखा जाता है। 4.0 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, वो 6 प्लस 4 हो जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई जो बैटरी की तरफ से जो ईएमएफ आ रहा है वो, सो 4/10 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 4 are 24 डिवाइड बाई 10, 2.4 वोल्ट आएगा। सो 0 से 2.4 वोल्ट की रीडिंग हो जाएगी। 0 से 2.4 वोल्ट ए इसका करेक्ट है आंसर, ठीक है। इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, a beam of alpha particles is aimed at a thin gold foil. Most of the alpha particles go straight through or are deflected by small angle. A very small proportion of are deflected by more than 90 degree, effectively rebounding towards the source of the alpha particle. Which conclusion about the structure of atom cannot be drawn from this experiment? Most of the atom is empty. इस एक्सपेरिमेंट से ड्रॉ किया जा सकता है, तो वो इनकरेक्ट हो गया, वो गलत आंसर पूछ रहा है। बेसिकली इनकरेक्ट कौन सा है? मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर, बिल्कुल ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। द न्यूक्लियस कंटेन बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मैंने पहले भी आपको बताया था कि न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा है, इस पे ये एक ओपन डिस्कशन छोड़ दी थी रुदरफोर्ड ने, ठीक है, उसका रीजन मैंने आपको बताया था। तो इस हिसाब से सी का करेक्ट आंसर है, न्यूक्लियस इज चार्ज, ये उसे पता था, लेकिन पॉजिटिव है क्या नेगेटिव ये नहीं पता था, ठीक है, तो ये डी जो है वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? In a type of beta, an up quark changes flavor to a down quark, which rock shows a new hadron created in this beta decay and the sign of the charge on emitted on the beta particle. So भाई एक क्या कह रहे हैं, अप क्वार्क डाउन में कन्वर्ट हो गया। अब इसका मतलब है प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, क्योंकि अप अप डाउन होता है, इसमें अप डाउन डाउन होता है। सो एक अप क्वार्क इसके एक डाउन में कन्वर्ट हो रहा है, हमें पता है, तो इसका मतलब प्रोड्यूस होने वाला जो है वो न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन को हटा दीजिए। अब जब यहाँ पे +1 था, यहाँ पे चार्ज 0 हो गया, तो बैलेंस करने के लिए बीटा पैदा होगा जिसपे चार्ज +1 होगा, तो चार्ज बैलेंस करें 0 + 1 राइट और लेफ्ट दोनों तरफ, तो इसका मतलब है ये ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बी चला जाएगा, माइनस नहीं हो सकता वरना चार्ज बैलेंस नहीं होगा। लास्ट, यूरेनियम 238 डिकेज इनटू अ रेडियम 88, 92 से ये चला गया 88। याद रखना प्रोटॉन नंबर डिक्रीज बाय क्या हो गया भाई, ठीक है, प्रोटॉन नंबर डिक्रीज बाय 4। uranium 238 decays into radium, proton number decreased by 4 after a sequence of alpha and beta minus decays. Which row gives the correct number of alpha and beta minus decay? ठीक है, अच्छा जी, इसको कैसे करें? इसके देखो जबानी तो हम कर सकते हैं, जबानी भी कर सकते हैं, अब इक्वेशन बनाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। देखो पहली दफा इसको अल्फा निकालो, ठीक है, पहली दफा इसका निकालो अल्फा। जब तुम अल्फा निकालोगे 2 4 निकालोगे, सो जो भी बनेगा, जो भी एक्स वाई जी जो भी नया एलिमेंट बनेगा वो बनेगा 90 और ऊपर बनेगा 234 सेकेंड टाइम, ठीक है, समझ आ गई बात? सेकेंड टाइम इसको किसी नए एलिमेंट वाई में कन्वर्ट कर दो,
इधर ही कर देते हैं, थोड़ी जगह और बन जाएगी। खैर, अभी एक्स की जगह पे ये क्या आ जाएगा, अब दूसरा जो है वो एक और निकलेगा, एक और अल्फा निकाल लो। तो ये आ जाएगा आपका अल्फा निकालने पर, यानी अल्फा 2 4 दोबारा निकल गया, तो वाई आ गया आपका 88, और यहाँ पे क्या आ गया 230। लेकिन प्रॉब्लम है कि जो रेडियम बन रहा है उसका 226 है, तो अल्फा तो निकाल दी हमने, और हम 88 प्रोटॉन पर भी पहुंच चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम है ऊपर जो एलिमेंट बन रहा है यहाँ पर 230 आ रहा है हमारा, दो अल्फा निकालकर, और यहाँ पर इनका रेडियम बन रहा है 226 बन रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो गलती हो रही है वो ये है कि दो अल्फा तो सही निकाले। अब हमें मजबूरन एक काम और करना पड़ेगा। वी नो दैट अल्फा निकालने में प्रोटॉन नंबर कम होता है, और बीटा अगर नेगेटिव निकालें तो प्रोटॉन नंबर बढ़ता है। तो एक काम करते हैं, एक अल्फा और निकालते हैं, दो बीटा बढ़ा देते हैं। सही है, मतलब एक अल्फा निकालते हैं, दो बीटा और निकालते हैं। ठीक है, एक अल्फा और निकालते हैं, दो बीटा और निकालते हैं, तो प्रोटॉन नंबर दो कम होगा अल्फा से, और दो बीटा के जाने से प्रोटॉन नंबर दोबारा बढ़ जाएगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन नंबर हमारा बैलेंस हो जाएगा। अभी मैं जादू करके दिखाता हूँ। ठीक है, आइए देखिए, मैंने अब इसको रखा यहाँ। अब की बार मैं इसके सामने से एक और अल्फा पार्टिकल निकालूंगा। जादू देखिए, अब की बार एक नया एलिमेंट बन गया, लेट्स से जी बन गया। ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर होगा 86 और ऊपर होगा 226। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब इस जेड के साथ खेलूंगा। अब इस जेड के साथ क्या खेलूंगा, अब की बार मैं निकालूंगा बीटा, क्योंकि प्रोटॉन नंबर अब बढ़ाना है। 86 हो गया, अब 88 पे दोबारा जाना है। सो अब की बार मैं क्या करूंगा, इसके साथ इसका एक बीटा निकालूंगा। ठीक है, माइनस। ठीक है, जब बीटा निकालूंगा, जेड किसी लेट से किसी नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया, उसका नाम है जे। एलिमेंट जे कोई भी नाम रख दो, एक्स वाई जी। वो 86 से चला गया 87। आ रही बात समझ में, और ऊपर 226 ही रहेगा। अब लास्ट, बिल्कुल लास्ट, एक और बीटा निकालो। ठीक है, एक और बीटा निकालो। अब की बार ये बन जाएगा फाइनली रेडियम, और रेडियम में ये आ जाएगा 88, ऊपर आ जाएगा 226, और यहाँ पर एक बीटा आपको और निकालना पड़ेगा, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। कितने अल्फा निकले, एक दो तीन, कितना बीटा निकला, 1 2, तीन अल्फा दो बीटा, तीन अल्फा दो बीटा, बी करेक्ट आंसर। एक और तरीका इसे करने का, इक्वेशन से भी आप कर सकते हो, सोच समझ के किया ना, इक्वेशन से भी कर सकते हो। 292 238, एनीवेज लेट्स सी। ठीक है, अल्फा निकला, इसको कुछ भी नाम दे दो, इसको एक्स कर दो। अल्फा निकला तो अल्फा 2 4 है, तो अल्फा कितना निकला, कुछ भी नाम दे दो, पी दे दो। प्लस बीटा निकला -1 है। ठीक है, बीटा का कोई भी नाम दे दो, लेट से क्यू दे दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों निकले, और आखिर में क्या बना, आखिर में रेडियम बना। रेडियम 88, और यहाँ पे क्या बना 226। आ रही है बात समझ में जी बच्चों, बैलेंस कर लो लो। ठीक है, मैं इसीलिए कभी इक्वेशन से नहीं करता, टाइम टेकिंग यार। तो तो ये 2p हो जाएगा, 2p हो जाएगा, प्लस माइनस होगा, माइनस क्यू इंटू वन, तो माइनस क्यू हो जाएगा, प्लस का 88 होगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये बनी, इसको जरा सॉल्व करो, p माइनस क्यू की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। 92 में से 88 गया, जो p माइनस क्यू की वैल्यू आ रही है, 92 माइनस 88 करें वहां जाके 4। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है 4। क्लियर है बेटा, कुछ इस तरह की वैल्यू है। और ऊपर की जरा बैलेंस करें, इसका न्यूक्लियन नंबर 238 इज इक्वल टू 4p प्लस 0 प्लस 226। सो p की वैल्यू बच्चों क्या आएगी यहाँ से, 238 माइनस 226,
238 minus 226 so is equals to 12 is equals to 4p p की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब है 3 अल्फा आ गया। तो इसका मतलब है कि बी और डी में से एक आंसर हो सकता है। नाउ बिल्कुल लास्ट, अब इस p की वैल्यू को उठा के इधर डाल दें। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का q इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, 6 माइनस q इज इक्वल्स टू 4, q की वैल्यू 6 माइनस 4, q की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, बी करेक्ट आंसर आ गया। इक्वेशन से भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं।